नीट के जरिए लाखों युवा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। नेताओं की जुबान नीट फ्रॉड पर बंद है, लेकिन सरकार में मंत्रालय को लेकर खींचतान जबरदस्त है। एनडीए सरकार बनने से पहले पीएम मोदी के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। उससे पहले एक जरूरी अपडेट, कल 11 बजे संसद में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और इस बैठक में पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक को वो संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन 2014 और 2019 के उलट इस बार क्या एनडीए सरकार की राह इतनी आसान होगी? दबाव बनाने के लिए चक्रव्यूह कैसे रचा जा रहा है, पहले यह देखिए। एनडीए के सहयोगी दलों में ही टकराव वाले मुद्दे इस चक्रव्यूह में पहली बिसात हैं। दूसरी बिसात टीडीपी जेडीयू की ओर से पोर्टफोलियो को लेकर बिछाई जा रही है। तीसरी बिसात एनडीए में शामिल छोटे दलों की प्रेशर पॉलिटिक्स है। चौथी बिसात गठबंधन से जुड़ी है। टीडीपी जेडीयू के बड़े मुद्दों को हवा देने की कोशिश हो रही है। आपको ये सारी खबरें विस्तार से बताएंगे। अभी मंत्री पद को लेकर सहयोगियों की ये पहली चाल देखिए। एनडीए सरकार में पोर्टफोलियो को लेकर खींचतान कैसे चल रही है, इसे समझने के लिए इस गठबंधन में बीजेपी को छोड़कर शामिल बाकी के 4 बड़े दलों की बार्गेनिंग पावर को समझिए। टीडीपी के 16 सांसद हैं, जेडीयू के 12 सांसद हैं, शिवसेना के 7 सांसद हैं, एलजेपी के 5 सांसद हैं। चारों को जोड़ लें तो ये संख्या 40 बैठती है। इन 4 के दम पर एनडीए सरकार आराम से बनती दिख रही है, लेकिन यही संख्या असल में टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एलजेपी को अहम मंत्रालय पाने की कुंजी जैसी भी दिख रही है। सूत्रों से खबर है कि टीडीपी अपने 16 सांसदों में हर 4 सांसद पर 1 मंत्री पद चाहती है, यानी वो अपने कोटे से 4 मंत्री पद मांग रही है। इसके अलावा टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर पद टीडीपी को मिल सकता है। सूत्रों से खबर है कि जेडीयू अपने 12 सांसदों में हर 3 सांसद पर 1 मंत्री पद चाहती है। खबर यह भी है कि जेडीयू कोटे से ललन सिंह, दिलेश्वर कामत और सुनील कुमार कुशवाहा केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू नेताओं की एक बैठक हुई। नीतीश ने उनसे आगे की रणनीति पर चर्चा की। अब खबर यह है कि कल सुबह 9:30 बजे नीतीश कुमार के आवास पर जदयू संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें जदयू के सभी निर्वाचित सांसद शामिल होंगे और नए सिरे से दोबारा बातचीत होगी। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। डिमांड का होता है, काहे का डिमांड होता है। अब आते हैं एनडीए में शामिल शिवसेना और एलजेपी रामविलास पर। शिवसेना के पास 7 सांसद हैं। चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सांसद की ताकत रखते हैं। ये दोनों ही दल 2-2 मंत्रालय मिलने की उम्मीद पाले हैं। हालांकि चिराग पासवान अभी यही बात दोहरा रहे हैं कि वो मंत्रालय पाने की लड़ाई में शामिल नहीं है। उनका बस एक ही सपना है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। चिराग पासवान जो भी कहें, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि मन में लड्डू फूटता है और मन की बात मौके पर चौका मारने के समय बाहर आती है, पहले नहीं। तो अभी तक मोदी के 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिला है, यानी उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने की बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी दी गई। सांकेतिक प्रतिनिधित्व में सहयोगियों को नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील, जन वितरण और उपभोक्ता मामलों जैसे मंत्रालय दिए गए। लेकिन मोदी 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका काफी अहम होगी। तो ऐसे में बदली परिस्थितियों में बीजेपी को उनकी संख्या के हिसाब से मंत्री भी बनाने होंगे और इसका मतलब होगा कि मंत्री परिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि रक्षा, वित्त, गृह और विदेश जैसे अहम मंत्रालय पर बीजेपी क्या करेगी? जेडीयू की ओर से रेलवे की डिमांड है, इस पर बीजेपी क्या फैसला लेगी? बीजेपी की रणनीति बताने से पहले यह जान लीजिए कि बीजेपी बीच का रास्ता निकालते हुए सहयोगी दलों को कौन कौन सा विभाग देने को इच्छुक है। सूत्रों के हवाले से जेडीयू को क्या मिल सकता है, यह जानिए। पंचायती राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय,
टीडीपी को क्या मिल सकता है? नागरिक उड्डयन और स्टील जैसे मंत्रालय। शिवसेना शिंदे को क्या मिल सकता है? भारी उद्योग मंत्रालय। एनडीए के दूसरे सहयोगियों को और कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं? देखिए, वित्त, रक्षा जैसे अहम मंत्रालयों में राज्य मंत्री का पद, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पर्यटन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एनडीए के दूसरे सहयोगियों को मिल सकती है। सूत्रों से हमारे पास खबर है कि बीजेपी सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में आने वाले 4 मंत्रालय, डिफेंस, फाइनेंस, होम और एक्सटर्नल अफेयर्स यानी रक्षा, वित्त, गृह और विदेश अपने पास रख सकती है। इस पर बीजेपी सहयोगियों से समझौता करने के मूड में नहीं है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े मामले और कृषि मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। असल में ये पीएम मोदी की बताई गई 4 जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने में सबसे अहम विभाग है। इसके अलावा रेलवे, सड़क परिवहन भी बीजेपी अपने पास रख सकती है क्योंकि इनमें बड़े सुधार किए गए हैं और बीजेपी इन मंत्रालयों को सहयोगियों को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहेगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 और 2019 में बीजेपी ने अकेले 272 पार किया था। तब गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरी नहीं थी। अब मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार बनेगी, तब गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरी ज्यादा होगी। सहयोगी दल नाराज ना हो, इसके लिए उन्हें मनाने की जिम्मेदारी निभानी होगी और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक ये जिम्मेदारी अमित शाह और राजनाथ सिंह निभाएंगे। दोनों वरिष्ठ नेता एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे, एनडीए में दूसरे दलों को शामिल कराने का जिम्मा संभालेंगे। बीजेपी सूत्रों से खबर है कि मंत्रालय का बंटवारा हो या फिर मंत्रियों की संख्या, बीजेपी सहयोगियों की चिंता को ध्यान में रखेगी, सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलेगी। हालांकि सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इस चक्कर में दबाव में भी नहीं आएगी, खासकर जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे नहीं झुकेगी। गठबंधन धर्म का पालन करेगी और ये पालन भी नियमों के तहत होगा। खबर यह भी है कि नीतीश पाला न बदल पाए, इसके लिए बीजेपी की ओर से राज्य स्तर पर भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने आज दिल्ली उड़ान भरने से पहले पटना में क्या कहा, ये सुनिए। नीतीश जी बिहार के सबसे बड़े नेता, इसमें दिक्कत कहाँ है? साथ में है सबको, ये साथ एकदम सब है। देखिए, मुख्यमंत्री जी बिहार में हमेशा प्रमुख रोल में रहे हैं और एनडीए को उन्होंने कहा है कि हम पार्ट थे, हैं और रहेंगे। एनडीए सरकार बनने से पहले बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में देखने लगी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 2025 में नीतीश कुमार की अगुवाई में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और ये गठबंधन सरकार चलाने की कैसी मजबूरी है, समझना मुश्किल भी नहीं। तो एनडीए सरकार सही से चले, इसमें पेच सिर्फ मंत्री पद और मंत्रालय ही नहीं है, बल्कि सहयोगी दलों के वो बड़े मुद्दे भी हैं जो बीजेपी के साथ टकराव की वजह बन सकते हैं। कैसे, आपको उन मुद्दों की लिस्ट में दिखाता हूं और ये रहे वो मुद्दे बिग वॉल पर। किन मुद्दों पर सहमति और किस पर टकराव, ये आप समझिए। देखिए, मुद्दा एक देश एक चुनाव हो, जिसमें बीजेपी कह रही है लागू हो, जेडीयू सहमत है लेकिन टीडीपी इसका विरोध कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बीजेपी के कोर एजेंडे में है, जेडीयू इस पर आम सहमति चाहती है और टीडीपी इसके विरोध में है। अग्निवीर योजना, बीजेपी ने इसको लागू किया है और वो कह रही इसमें बदलाव नहीं। जेडीयू ने आज इस पर मुखर होकर पुनर्विचार करने का दबाव बनाया है, टीडीपी का रुख अभी इस पर साफ नहीं है। परिसीमन, बीजेपी के एजेंडे में है, ये बहुत अहम है, वो इसको लागू करना चाहते हैं। जेडीयू ने अभी इस पर कुछ नहीं कहा है लेकिन टीडीपी इसके विरोध में है क्योंकि दक्षिण की पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा जातीय जनगणना, इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन बीजेपी ने बिहार में इसका समर्थन किया है। जेडीयू पूरे देश में जातीय जनगणना चाहती है और टीडीपी ने अभी इस पर रुख साफ नहीं किया है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए
जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। अग्निवीर पे समीक्षा की बात कर रहे हैं और यूसीसी पे भी। देखिए, पूरी तरह राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। सर, खबरें आ रही हैं कि आपको समन किया। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, जो नई पीढ़ी के नौजवान रोजगार के सुअवसर खोजते हैं, उनको मानसिक परेशानी नए नीतिगत फैसले से हुए, इस पर पुनर्विचार की जाने की आवश्यकता है। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। और दिलचस्प यह है कि विशेष राज्य का दर्जा और जाति जनगणना को लेकर जेडीयू टीडीपी की जो प्रमुख मांगे हैं, उन्हें दोनों दल अभी खुलकर भले ही ना उठा रहे हैं, लेकिन इस बहाने कांग्रेस उनकी मांगों को उठाकर पीएम मोदी को घेरने में जुट गई है और ऐसा करके वो असल में टीडीपी और जेडीयू पर भी दबाव बना रही है। सुनिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी से 4 सवाल क्या पूछे। आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं, 2 आंध्र प्रदेश को लेकर और 2 बिहार को लेकर। आंध्र प्रदेश में पहला सवाल है, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ताकि निवेश भारी मात्रा में आए। 10 साल हुए, ये नहीं हुआ। क्या अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे? दूसरा सवाल, विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना है, उसको निजीकरण करने के लिए पिछले कुछ 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। क्या ये सारी पार्टियां ने इसका विरोध किया है? क्या अभी भी वो निजीकरण के पक्ष में है? एक सवाल तो 2014 में बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा दिया जाएगा ताकि निजी निवेश आए, टैक्स छूट मिले निजी निवेशकों को। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से ये मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े। पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? और चौथा और अंतिम सवाल जाति जनगणना को लेकर है। नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना कराई बिहार में, और हमने ये मांग की है, कांग्रेस पार्टी ये मांग की है कि सारे देश में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होना जरूरी है, और इसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है। क्या प्रधानमंत्री ये आश्वासन देंगे कि देश भर में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना होगा? तो कांग्रेस मोदी को मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है और एनडीए मोदी की ताजपोशी में जुट गया है। शपथ की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि 9 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी नेताओं को न्योता भेजा जा सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा जा सकता है। मॉरिशस और भूटान के नेता भी आमंत्रित किए जा